प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की मीटिंग बुलाई है। रात 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु दौरे से लौटेंगे और 10 बजे वो उनकी अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 10 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस वक्त हैं। देवेंद्र, हमारे क्या कंसर्न्स हैं इस बैठक के एजेंडा, इसके मुद्दे क्या हो सकते हैं? और सौरभ, कई सारे पहलू हैं जो कि जिसके लिए 10 बजे रात में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि सुरक्षा मामलों की हाईएस्ट बॉडी होती है कैबिनेट की, उसकी बैठक पीएम मोदी ने बुलाई है। कंसर्न के हिसाब से बात कर लें तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें इजराइल, ईरान और खाड़ी के देशों के साथ जो समस्या हो रही है उसमें भारत की पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए और वो हमारी सुरक्षा के लिहाज से उसकी पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की भारत की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देखें तो आज भी भारत गल्फ़ कंट्री और मिडिल ईस्ट से तकरीबन 40 से 50% अपना ऑयल वहीं से इंपोर्ट करता है और उस कंडीशन में अगर उस क्षेत्र में युद्ध की ऐसी विभीषिका बढ़ती नज़र आ रही हो तो समझा जा सकता है कि हमारे अपनी ज़रूरतों के लिहाज से वो कितना बड़ा चैलेंज है और उसका कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है। ईरान से भले ही अब हम लगभग नगण्य ऑयल इंपोर्ट करते हैं क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन के हिसाब से के चलते, लेकिन बाकी जो खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरब की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, कतर की बात करें, सबसे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उस क्षेत्र में अगर इस तरह से वॉर अगर छिड़ा हुआ तो समझा जा सकता है कि वो एक बड़ा कंसर्न भारत के लिहाज से कितना बड़ा हो सकता है। और तीसरी चीज़ की भारत में अपने डोमेस्टिक लेवल पे आप देखें, जैसे जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो देश में सिक्योरिटी के लिहाज से इस परिस्थिति का क्या असर पड़ सकता है, उसके लिए हमारी तैयारी हर राज्यों में कैसी है, उसका एक ओवरऑल रिव्यू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सीसीएस की बैठक में हर पहलू पे चर्चा होनी है, जिसमें भारत की इंटरनेशनल पोजीशनिंग कैसी हो, बदली परिस्थितियों में या मौजूदा परिस्थितियों में भारत किस प्रकार के कदम भारत को उठाने चाहिए, इन सभी पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी। सौरभ। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। रात 10 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक और उसके विषय क्या हो सकते हैं ये बता रहे थे आपको देवेंद्र। एक और बड़ी खबर, क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने की कोशिशें भी हो रही हैं? थोड़ी देर पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और उन्होंने कहा है कि बिना दखल के ईरान और अमेरिका की जंग एक महायुद्ध बन जाएगी, इसलिए फौरन इंटरवेंशन करना होगा ताकि यह युद्ध मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए खतरा न बने। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर वो हमारे साथ हैं। मनीष, मतलब अब दुनिया को चिंता होने भी लगी है कि ये जिस जंग के जो हालात बनेंगे वो हर किसी के लिए नुकसानदेह हैं। तुर्की, सऊदी अरब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई में कोई ऐसा देश है जो कि इस भूमिका को अदा कर सके इस जंग को रुकवाने में? सौरभ, मैसेजिंग बहुत ही क्लियर है क्योंकि आपको ध्यान होगा थोड़े दिनों पहले ही ओमान ने मध्यस्थता की थी अमेरिका और साथ में ईरान के बीच में, ताकि वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, यूरेनियम और उसके अलावा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है ईरान की, उसके बीच में एक मिड रास्ता निकले और यहां पर शांति माहौल हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए टर्की का यूएई से बात करना और खासतौर पर जिस तरह से ईरान ने अब मल्टीपल कंट्रीज पे फायरिंग शुरू की है, खासतौर पर उन कंट्रीज पे जहां पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन एसेट्स हैं, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं, उन सभी एरियाज को टारगेट करना, जिसमें से दुबई भी एक बहुत ही मेन हब है जहां पर अमेरिका का काफी पैसा है इन्वेस्टेड। तो इसको देखते हुए ये कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो इन्होंने पूरा ब्लॉक किया है ओशन को और खासतौर पे उस एरिया से आने जाने में जहां पे भी जो माइंस और उसके अलावा मिसाइल्स लगाई हैं, तो उसका सीधा असर इंटरनेशनल मार्केट पे भी पड़ेगा। तो इसीलिए टर्की को अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा जो पूरा का पूरा जो ग्लोबल चेन है उसकी चिंता सता रही है और यही वजह है कि टर्की, कतर यानी टर्की, दोहा, उसके अलावा यूएई ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो एक टेबल टॉक्स हो, यानी बातचीत के टेबल पर सभी आए। उसके अलावा अमेरिका कहीं से भी अपने शोल्डर जो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेगा, यानी अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स और जैसे इराक में रखा या अफगानिस्तान में रखा, वहां पे इधर उसकी संभावनाएं ईरान में बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि यहां पर जो ईरानी आर्मी है उनके कंट्रोल में है, लेकिन आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप है जिसमें ब्रिगेडियर जनरल वाहिद मौजूद हैं, वो कहीं से भी
पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि टॉप लीडरशिप उनकी मारी गई है इस अटैक के अंदर। वहीं इसराइल के साथ बिल्कुल क्लियर है, आमने सामने की सिचुएशन है, करीबन 2500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और बैलिस्टिक मिसाइल को लगातार छोड़ा जा रहा है। हमें जो जानकारी मिल रही है वो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है या फिर यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है या फिर यूएसएस फोर्ड है, इन दोनों में से किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागा गया है। IRGC इसे औपचारिक तौर पर कह रहा है, लेकिन जब तक अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं हो जाती ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल वॉर से बचने के लिए, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन पे इसका असर हो, चाहे यहाँ पे डिप्लोमेसी पे असर हो, इसीलिए टर्की चाहता है कि यूएई, कतर, ये तीन बेहतर ही है बिग कि कंट्रीज चाहे हैं जैसी जिनका भी और किसी की भी influence ईरान के मध्यस्थता ऊपर से बहुत ज्यादा है और जंग ईरान रुके, जाने बचें, पूरी दुनिया जो है उसके लिए इसके केवल केवल नेगेटिव असर ही जो है दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। अब एक और खबर आपको बताते हैं, ईरान को ट्रंप की बड़ी चेतावनी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बिना शर्त बस सरेंडर करे, अपने सारे हथियार सौंपे, और जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा तब तक इजरायल और अमेरिका यूं ही उसके ऊपर बम बरसाते रहेंगे। अब सवाल यह है कि अब जो 2 दिन में ईरान ने भुगता है या उसके साथ हुआ है, उसके बाद क्या वो किसी भी सूरत सरेंडर के बारे में सोचेगा। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। शोएब, ट्रंप की शर्त बिल्कुल क्लियर है कि फुल सरेंडर चाहिए। अभी हमने आज कई सारे बयान देखे हैं, ईरान के राष्ट्रपति का बयान भी हमने देखा और उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों का बयान भी देखा कि जंग तो अब हम पर, अगर हम पे थोपी गई है तो हम लड़ेंगे। क्या कहीं कोई मध्यस्थता या मीडिएशन के साथ सरेंडर जैसी भी किसी बात की कोई गुंजाइश है? सौरभ जी, देखिए, ये नहीं लगता सरेंडर की, जहां तक बात तरफ से और ट्रंप की तरफ से इस तरह के वो खामनेई जिंदा थे, वो भी ये कहते रहे थे कि सरेंडर वो कभी नहीं करेंगे, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। उनकी मौत के बाद भी जितने भी बयान हमने देखे हैं उनमें भी यही कहा जा रहा है कि किसी तरह की सरेंडर की बात ही नहीं है। अब जो चीजें हैं, जो आज जब से मौत का ऐलान हुआ है खामनेई की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो हमले हैं उनको बढ़ाया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी हमले किए गए हैं। जहां तक मध्यस्थता की बात है, तो मध्यस्थता का इतिहास हम देखते हैं कि कतर एक ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में जो मध्यस्थता कराता आया है कई देशों में। अमेरिका और अफगानिस्तान में तालिबान के दरमियान बातचीत कराई, इसी तरह से गाजा और इजराइल के दरमियान, जो हमास और इजराइल के दरमियान वो बातचीत। लेकिन इस वक्त ईरान के हमले कतर पर भी जारी है, तो मध्यस्थता अभी मुश्किल लग रही है इस लिहाज से भी, क्योंकि खामनेई का मारा जाना, खामनेई की हत्या होना, इसके बाद कहीं ना कहीं जो ईरान की जनता है, जो समर्थक है खामनेई की, और लगातार वो ये कहती रही है कि अमेरिका और इजराइल से आप लड़िए, उन्होंने युद्ध शुरू किया है। अब दबाव में कहीं ना कहीं वहां के जो हालांकि टॉप जो कमांडर है IRGC के, वो मारे गए हैं, तमाम जो दूसरे लोग हैं, लेकिन अभी जो भी वहां पर मौजूद है उन तमाम पर यह दबाव है कि आप इसको आगे बढ़ाइए, जहां तक लड़ा जा सके आप लड़िए। तो अभी ये सिचुएशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पिछली बार जब जंग हुई थी, वो 12 दिनों की जंग हुई थी, उसमें भी हमने ये देखा था कि बाद में अमेरिका ने ये कोशिश की थी अचानक से कि आप अब टेबल पर आइए, बातचीत होगी। जब 12 दिनों की जंग हुई थी, इस बार तो दूसरा ही दिन है, तो अभी इस तरह की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। आप ठीक कह रहे हैं। और अभी तो खबरें ऐसी हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है वो एक बहुत लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के इस खिलाफ इस ऑपरेशन में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। तो अब ये पहली कैजुअल्टी की खबर है अमेरिका की तरफ से। 3 सैनिकों की मौत, अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अब ये जानना पड़ेगा कि ये कहाँ हुआ है। ये जो एयर बेसेस हैं अलग अलग देशों में, इन खाड़ी देशों में, कहीं उन पर हमले में अमेरिकी नागरिकों की जान गई है, या फिर अभी जैसे थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि USS अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया, ऐसा कुछ सोर्सेज से खबर आ रही थी। तो वहां पर क्या कुछ नुकसान हुआ है? 5 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं इसमें, 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 5 अमेरिकी सैनिक घायल। ये जितने तमाम देश हैं आसपास के ईरान के जिन पर वो हमला कर रहा है, चाहे वो ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, इन सभी तमाम जगहों पर, सऊदी अरब हो, इन तमाम जगहों पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, बड़े सैन्य ठिकाने हैं। और ईरान यही कह भी रहा है कि हम हमले उन अमेरिकी ठिकानों पर कर रहे हैं जिनसे हमारे ऊपर वार किया जा रहा है। तो ये देश ये ना समझे कि हम उस पर कोई हमला कर रहे हैं।
ये हमला अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि जहां से वो हम पर मिसाइलें छोड़ता है वो हम अमेरिका की भूमि मानते हैं, वो हम मानते हैं कि हम अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। क्या वहां पर ये जाने गई हैं 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत इस लड़ाई में हुई है। 2 दिनों के अंदर पहली कैजुअल्टी की खबर है। ईरान पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से भी हमला किया था, 2000 पाउंड के बम भी गिराए हैं ईरान के ऊपर।